ये क्लास 10th में एक चैप्टर है आपका बायो में, जीव जनन कैसे करते हैं हम। और ये चैप्टर आपके क्लास 10th का है बायो में। और अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये चैप्टर नंबर 8 है, 8वां चैप्टर है। तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विक निषेचन, या इसी को हम लोग कहते हैं दोहरा निषेचन, और इसी को कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आइए समझते हैं हम लोग कि ये द्विक निषेचन होता क्या है। देखिए, आपको पता है कि अगर आप पुष्प के यानी कि फ्लावर के बारे में देखे होंगे, उसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, और ये वाला होता है वर्तिका स्टाइल, और ये वाला पार्ट होता है इसका ओवरी यानी कि होता है अंडाशय। और ये इसका जो पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग एंथर यानी कि पराग कोश, और एक धागे जैसी संरचना होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं पुतंत्र या फिलामेंट। अब होता यह है कि जब हम लोग इस पराग कोश को देखते हैं तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे संरचनाएं दिखाई देती हैं, और इनके अंदर होता क्या है कि छोटे छोटे ऐसे कण जैसे बने होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं पराग कण। पराग कण, ये जो पराग कण हैं ये निकल रहे हैं पराग कोश से। पराग कोश से निकल कर पहुंचेंगे कहाँ पे, वर्तिकाग्र पर। ये वाला पॉइंट मान लेते हैं क्या है, वर्तिकाग्र है। तो ये पराग कण इस तरीके से निकल कर पहुंचते हैं वर्तिकाग्र पे, और पराग कणों का इस वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया कहलाती क्या है, परागण। परागण हो गया। अब परागण के बाद क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है इनका जर्मिनेशन होता है, यानी कि पराग कणों का अंकुरण होता है। और अंकुरण होने के लिए देखिए जो पराग कण की संरचना होती है, अगर हम लोग इसको देखने जाएं तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होती है कायिक कोशिका यानी कि वेजिटेटिव सेल, और दूसरी होती है जनरेटिव सेल जिनको हम लोग कहते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका और कायिक कोशिका। ये जो कायिक कोशिका होती है काफ़ी बड़ी होती है, और जो जनन कोशिका होती है वो छोटी होती है। और जो जनन कोशिका होती है ये कायिक कोशिका के अंदर फ्लो कर रही होती है। जिस तरीके से आप देखे होंगे कोई अगर बड़ा सा बैलून है, मेले वगैरह में देखे होंगे, एक बड़ा सा बैलून है, उस बड़े बैलून के अंदर एक छोटा सा बैलून अंदर फुला के रख दिया जाता है और वो अंदर घूम रहा होता है। सेम उसी तरीके से जो जनन कोशिका होती है ये कायिक कोशिका के अंदर फ्लो कर रही होती है, उसी के अंदर मूव इधर से उधर कर रही होती है। और इसकी जो बाहरी वॉल होती है पराग कण की, सबसे बाहरी भित्ति को हम लोग कहते हैं एक्साइन, और इसकी आंतरिक भित्ति को कहा जाता है यानी कि इंटरनल जो लेयर होती है, इनर लेयर, इसको कहा जाता है इंटाइन। अब करते क्या है कि ये एक स्थान होता है जर्मपोर, जनन छिद्र। जनन छिद्र कहते हैं इनको, यानी कि जर्मपोर कहते हैं। और अब ये परागकण पहुंचता है कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे। परागण की क्रिया हो गई। अब इसी वर्तिकाग्र से ये कुछ वाटर के एब्जॉर्प्शन करता है, इसके अलावा बोरान वगैरह कई तत्व वगैरह होते हैं। तो अब ये वाटर के एब्जॉर्प्शन करके फूल जाएगा। इसके अंदर आप देख रहे हैं कोशिका है, कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है। जो कायिक कोशिका के अंदर केंद्रक है उसको कहा जाता है कायिक केंद्रक, और जो जनन कोशिका के अंदर न्यूक्लियस है उसको कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस यानी कि जनन केंद्रक। अब क्या होता है जब ये फूल जाता है तो ये जो जनन केंद्रक है ये आ जाता है नीचे, और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ये इस तरीके से कुछ संरचना बनती है इनकी। ये आ गया जनन केंद्रक, और ये इनके पीछे आ रहा है, ये आ गया कौन, आपका कायिक केंद्रक यानी कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये वाला जनरेटिव न्यूक्लियस। और अभी ये संरचना इस तरीके से बनी हुई है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब, पराग नली या पराग नलिका का निर्माण हो रहा है। अब यह पराग नलिका पहुंचती कहाँ पे है, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये क्रिया यहाँ पे हो रही है वर्तिकाग्र पे। अब यहाँ से ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पे पहुँच रही है, ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर उपस्थित होता है ओव्यूल।
ओवरी के अंदर क्या उपस्थित होता है? ओव्यूल। और अगर हम लोग ओव्यूल की बात करें तो ओव्यूल इसके फ्लावर के फीमेल पार्ट में आएगा। कहाँ पे? ओवरी के अंदर। और इस ओवरी के अंदर अब ओव्यूल का होगा स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे इस तरीके से ऐसी कुछ संरचना होगी। और इसके अंदर हम लोग देखने जाएंगे तो मिलेगा एम्ब्रियो सैक, जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण पोष। और अब पॉलन ट्यूब बन गई। अब पॉलन ट्यूब इंटर कहाँ पे करती है? ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, यानी जिसको हम लोग कहते हैं भ्रूण कोश। इसके अंदर देखिए 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यानी कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक होता है। इसमें वो कौन कौन से होता है? इसके बीचों बीच एक कोशिका होती है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका। और फिर क्या होता है? इनके 3 कोशिकाएं और होती हैं जिनको कहते हैं एंटीपोडल सेल, यानी कि प्रतिमुख कोशिकाएं। प्रतिमुख कोशिकाएं। और इस साइड क्या होता है? एक होता है एग सेल और 2 होती है सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल को हम लोग कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं। और एक ये जो सेल बची इसको हम लोग कहते हैं एग सेल या अंड कोशिका। अब हम लोग जो पराग नलिका बनी थी वो पराग नलिका इंटर करती है इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। और ध्यान रहे पराग नलिका जो भ्रूण कोश के अंदर इंटर करेगी उसकी एंट्री होती है हमेशा इस सिनर्जिड सेल से। इस सिनर्जिड सेल की तरफ से ही, यानी सहायक कोशिकाओं की तरफ से ही इसकी एंट्री होगी। और अभी देखिए जैसे हम लोग ये वाली चीज यहाँ पे देखे थे ना कि ये ऐसे आगे बढ़ रहा था और ये वाला था कायिक केंद्रक, अब इसके पीछे पीछे आ रहा था जनन केंद्रक। अब जनन केंद्रक कुछ दूर जाने के बाद डिवीजन करके 1 से 2 बना लेता है और इसको हम लोग कहते हैं नर युग्मक, यानी कि मेल गैमिट कहते हैं। अब ये वाला आप देखो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस इस तरीके से ये छोड़ दिया अपना। अब जैसे ही यहाँ पे भ्रूण कोश के अंदर दोनों न्यूक्लियस पहुंचे, अब इनको न्यूक्लियस नहीं कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा नर युग्मक। और जो आगे आगे चल रहा था कायिक केंद्रक वो यहीं पे नष्ट हो गया। और नष्ट होने के बाद जो जनन था, जनन केंद्रक ये जुड़ा एक बार, यानी कि ये संयुग्मित हुआ, यानी कि फर्टिलाइज किया किसके साथ? केंद्रीय कोशिका के साथ। और संरचना में निर्माण किया ये किसका? भ्रूण पोष का, यानी कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया। और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं त्रिक संलयन। और फिर जो दूसरा वाला केंद्रक था ये वाला फ्यूज किया है, या दूसरा वाला गैमेट था ये वाला फ्यूज किया है किसके साथ? एग सेल के साथ। और इस क्रिया को हम लोग कह रहे हैं फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का। और क्रिया इसकी कही जा रही है सिनगैमी या सत्य निषेचन इसी को कहा जाता है, या निषेचन भी आप कह सकते हो, ट्रू फर्टिलाइजेशन, यानी कि सत्य निषेचन हो रहा है। और जाइगोट की प्लॉइडी होती है 2n और एंडोस्पर्म की होती है 3n। क्यों? क्योंकि ये वाले जो युग्मक आए थे ये भी n था, ये भी n था, लेकिन केंद्रीय कोशिका की प्लॉइडी n प्लस n थी। 2n यहाँ पे नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इनकी प्लॉइडी हो रही है n प्लस n। तो अगर हम लोग अब द्विग निषेचन को एक लाइन में समेटने की कोशिश करें तो वो ये होगा कि पुष्पीय पौधों में एम्ब्रियो सैक, यानी कि भ्रूण कोश के अंदर निषेचन की क्रिया 2 बार हो रही है। एक नर युग्मक अंडाणु कोशिका के साथ, एक तो बनाया केंद्रीय कोशिका के साथ मिलकर भ्रूणपोष, और दूसरा जो है किसके साथ मिला? एक सेल के साथ। और फॉर्मेशन किसका किया? जाइगोट का। तो इस क्रिया को कहते हैं सिनगैमी, यानी कि निषेचन की क्रिया 2 बार हो रही है, इसलिए इसको हम लोग पूरा क्या कहते हैं? द्विक निषेचन, या इसी को कहते हैं दोहरा निषेचन। ठीक। अब निषेचन की क्रिया तो हो गई, सीधे सीधे जानो कि 2 नर युग्मक आए,
दो युग्मक आने के बाद एक नर युग्मक जो था केंद्रीय कोशिका के साथ जुड़ा तो बन गया हमारा भ्रूणपोष, और दूसरा जो था अंड कोशिका के साथ मिला तो क्या बन गया, जाइगोट यानी कि युग्मनज। अब यह युग्मनज का फ्यूचर क्या होगा, भ्रूण होगा। यह युग्मनज आगे किस में जाएगा, एम्ब्रियो में। अब इसको भोजन की आवश्यकता होगी तो भोजन इसको कहाँ से प्राप्त होगा, भ्रूणपोष से, यानी कि इंडोस्पर्म से इसको भोजन प्राप्त होता है। निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद एक यहीं पे क्वेश्चन ये आता है, निषेचन के बाद होने वाले पुष्प में परिवर्तन। तो क्या होगा कि अब पुष्प के कौन कौन से भाग थे, कैलिक्स थे, कैलिक्स गिर जाता है लेकिन कुछ में रह जाता है, यानी कैलिक्स यानी कि बाह्य दलपुंज गिर जाता है लेकिन कुछ में रहता है, जैसे बैगन इस तरीके से जो दिखाई देता है ये इसका कैलिक्स। ऐसे ही टमाटर में भी होता है, मिर्चे में भी होता है। तो ये वाला इसका हो गया कैलिक्स। कैलिक्स जो है परसिस्ट करता है कुछ में। इसके अलावा जो कोरोला यानी जो इसके पुष्प वाला भाग होता है वो भी गिर जाता है। सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं के ये भी नष्ट हो जा रही हैं। केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में बदल जा रही है, और फिर इसके बाद जो एग सेल है जाइगोट में बदल जा रही है। प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जा रही हैं। इसके अलावा जो है जो ओवरी होती है, फ्लावर का जो ओवरी था, ये ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, ये वाला पार्ट ओवरी इसका कन्वर्ट हो जाता है पूरा फल में। और फिर इसके अंदर जो ओव्यूल था यानी बीजांड थे वे किस में बदल जाते हैं, सीड में। और बीजांड के जो आवरण, बीजांड आवरण होते हैं ये वाला, इस तरीके से जो ओव्यूल है तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड कोट में यानी कि बीज चोल में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि दोहरा निषेचन क्या होता है और निषेचन के बाद होने वाले पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो इसके आगे फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं।